गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 का हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे। भारत की महान व्यक्तित्व पाठ 12 जिसका नाम है राजेंद्र चोल। बच्चों, हमारे देश का यश और सम्मान बढ़ाने में देश के सभी भागों की विभूतियों ने योगदान दिया। आप उत्तरी भारत के ऐसे अनेक शासकों के विषय में जानते हैं जिन्होंने देश को शक्तिशाली बनाने और जनता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। दक्षिण भारत में भी ऐसे महान शासक हुए हैं जिनमें राजेंद्र चोल का नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। राजकच्छ का प्रथम चोल वंश का शासक था। राजेंद्र चोल इन्हीं के पुत्र थे। सन 1014 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद राजेंद्र चोल ने राज्य का शासन संभाला। बच्चों, पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनके ऊपर सारा राजकाज का भार आ गया और इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी संभाला और 1044 ईस्वी में शासन किया। इस अवधि में उन्होंने राज्य की शक्ति बढ़ाने, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और जनता को सुख सुविधा प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। चोल राज्य दक्षिणी भारत के प्रायद्वीप में स्थित है। यह भाग 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने और आक्रमणों से उसकी रक्षा करने के लिए शक्तिशाली सेना का संगठन आवश्यक होता है। जी हाँ बच्चों, अगर आक्रमण की संभावना हमेशा रहती है, इस कारण राजा चोल ने अपनी सेना का संगठन बहुत अच्छे से किया था। राजेंद्र चोल इस बात को भली भांति समझते थे कि उनके पिता राजकाज प्रथम ने शक्तिशाली सेना का संगठन किया था। इस सेना की सहायता से उन्होंने पांड्य और चेर जैसे पड़ोसी राज्यों और मसूर तथा आंध्र के भागों पर आक्रमण कर वह अपना प्रभाव बढ़ाया था। बच्चों, राजेंद्र चोल जो है अपनी पिता के हर एक कार्य को नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कार्य करते थे। उन्होंने शक्तिशाली जल सेना का भी संगठन किया था। जल में जो तैनात सेना थे उनका भी संगठन किया था। जल हो थल हो, दोनों तरह का सेना का संगठन राजा चोल ने किया था। लंका तथा मालदीव पर आक्रमण कर वहां अपना अधिकार स्थापित किया था। राजेंद्र चोल ने अपने पिता की विजय की नीति को जारी रखा। बच्चों, कहते हैं ना, जिस तरफ पिता हमारे होते हैं उनके बच्चे उन्हीं मार्ग पे चलते हैं और राजा ने ऐसा ही किया। सैनिक शक्तिशाली बढ़ाकर राजेंद्र चोल ने विजय अभियान को आगे बढ़ाया। इसके लिए उन्हें अनेक युद्ध लड़ने पड़े। उनमें 2 युद्ध बहुत ही साहसिक और वीरतापूर्ण था। इस युद्ध में उनकी सेना समुद्र तट से होकर उड़ीसा की ओर बढ़ती गई, उड़ीसा को पार कर गंगा तक पहुंच गई और उन्होंने बंगाल के शासक पर विजय प्राप्त की। गंगा के क्षेत्र तक प्राप्त विजय की स्मृति में राजेंद्र चोल ने गंगईकोंड उपाधि धारण की तथा गंगईकोंड-चोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण कराया। और उत्तरी भारत में राजेंद्र चोल की यह विजय वैसी ही थी जैसे उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सम्राट समुद्रगुप्त की थी, जिन्होंने दक्षिण भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया था। राजेंद्र चोल के दूसरे विजय अभियान से भारत का प्रभाव समुद्र पार देश पर स्थापित हुआ। वह बहुत दूरदर्शी शासक था। उनके समय में भारत का पश्चिमी और पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार बहुत बढ़ गया था। भारत से पश्चिमी एशिया को वस्त्र, मसाले, बहुमूल्य रत्न आदि अनेक वस्तुएं भेजी जाती थीं। दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न भागों से भारतीय व्यापारी लंबे समय से व्यापार करते आ रहे थे। यह व्यापार दक्षिण चीन तक जहाज़ों द्वारा भारत की वस्तुएं चीन भेजी जाती थीं। जी हाँ बच्चों, जल से ये यातायात शुरू होता था। उस समय विमान नहीं था। चीन तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों में जहाज़ों द्वारा सामग्री भारत आती थी। भारतीय जहाज़ों को मलक्का की जल संधि मरुधम से होकर गुजरना पड़ता था। उस समय
इस पर श्री विजय का अधिकार था। मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वितीय इसी राज्य में सम्मिलित थे। श्री विजय के व्यापारिक भारतीय जहाज़ों के मार्ग में कठिनाइयों को उत्पन्न करने में लगे रहते थे। भारतीय व्यापारियों ने अपनी सुरक्षा के लिए राजेंद्र चोल से प्रार्थना की। उन्होंने विशाल सेना को भेजी जिसने श्री विजय पर विजय प्राप्त की। अब भारतीय व्यापारी उस मार्ग से सुरक्षापूर्ण व्यापार करने लगे। विदेश के साथ व्यापार के प्रसार से भारत को बहुत लाभ हुआ। चोल साम्राज्य की आय में भी बहुत वृद्धि हुई, क्योंकि जो विदेश से व्यापार होने लगा भारत को, इससे भारत को बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होने लगा। बच्चों, दक्षिण भारत में चोल राज्य का विस्तार करने के साथ ही राजेंद्र चोल ने उड़ीसा तथा महाकौशल से बंगाल तक अपना अधिकार स्थापित किया। इसके अतिरिक्त उसने श्रीलंका, निकोबार द्वीप, ब्रह्मा, मलाया, मालवा, प्रायद्वीप, सुमात्रा आदि को अपने अधीन किया। वह महान साम्राज्य निर्माता तो था ही, उसके साथ ही वह कुशल शासक भी था। उन्होंने राज्य की शासन व्यवस्था का उत्तम प्रबंध किया। वह मंत्री परिषद के अधिकारियों की सहायता से विशाल चोल साम्राज्य पर शासन किया था। सुविधा के लिए शासन को कई विभागों में संगठित किया गया, कई विभागों में बांटा गया, जिससे आसानी हो कोई काम करने में। प्रत्येक विभाग में कई स्तर के अधिकारी होते थे। साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था और ये प्रांत मंडलम कहलाते थे। प्रत्येक मंडलम में कई वालानुडों में बांटा गया था। प्रत्येक वालानुडों में निश्चित संख्या में गांव होते थे। चोल शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि स्थानीय प्रशासन की कई इकाइयों के रूप में गांव का संगठन किया गया था। ग्राम था बच्चों, सभा समाजवासी संस्थाएं थी जो गांव के शासन के विभिन्न अंगों के कार्य को देख रेख करती थी। 11वीं शताब्दी में ग्राम पंचायत की कार्यकुशलता का उदाहरण आज भी ग्राम सभाओं के लिए आदर्श है। जी हाँ बच्चों, जो ग्राम सभा का संगठन हुआ ये वाकई में बहुत अच्छी बात थी और आज भी उस नियम में कार्य होते हैं। राजा चोल ने कृषि की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि बच्चों भारत देश हमारा कृषि प्रधान देश है और राजा चोल ने बहुत ही विशेष ध्यान दिया। भूमि का सावधानी से संरक्षण करना और उसे 2 भागों में बांटा गया। एक भाग कर योग्य था, दूसरा कर के लिए अयोग्य था। उर्वरक तथा पैदा की जाने वाली फसलों के आधार पर निर्धारण किया गया। तालाबों से सिंचाई की सुव्यवस्था बढ़ाई गई। इससे कृषि का उत्पादन बढ़ा और किसानों की दशा में सुधार हुआ। जी हाँ बच्चों, तालाबों से खेती करने में, पानी की सिंचाई करने में आसानी हुई, जिससे फसल भी सही समय पे अच्छे से हो जाती है। व्यापार के विकास की ओर राजेंद्र चोल ने बहुत ध्यान दिया। उसके समय में व्यापारी बहुत संपन्न हो गए थे। वे विशाल भारत के अनेक राज्यों से तो व्यापार करते थे। चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के साथ भी उनका व्यापार बढ़ गया था। कुछ व्यापारी मिलकर एक व्यापार मंडल बना लेते थे, जिस मणिग्राम कहलाता था। व्यापार मंडल प्रायः एक ही व्यवसाय में लगे व्यक्तियों का संगठन होता था। व्यापारियों का धन मिलाकर बैंक सा बन जाता था। इससे व्यापार के विकास में बहुत सहायता मिलती थी। जी हाँ बच्चों, सारे व्यापारियों का पैसा इकट्ठा कर लेने से पैसे ज़्यादा हो जाते थे, जिससे बहुत सारे काम हो जाते थे। व्यापार मंडल के पास एक अपना काफिला होता था, जो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे और ये कार्य
वो लोग करते थे। इनके पास कुछ सशक्त सैनिक भी होते थे जो काफ़िले की रक्षा के लिए साथ रहते थे। जी हाँ बच्चों, साथ इसलिए रहते थे क्योंकि जो उनकी काफ़िलों में जो उनकी पैसे हुआ करते थे उनकी सुरक्षा के लिए। राजेंद्र चोल की सुंदर शासन व्यवस्था के कारण समाज में शांति स्थापित रही। समाज का जीवन सुखी तथा सुविधापूर्ण था। समाज यानी बच्चों जो प्रजा थे वो सभी संतुष्ट थे अपनी राजा से, उनके कार्य से, और खुशहाली थी उनके राज्य में। प्राचीन काल में एक शासक द्वारा राज्य की रक्षा और शासन की ऐसी सुंदर व्यवस्था आश्चर्यजनक था बच्चों। राजेंद्र चोल के कार्यों से पता चलता है कि वह बहुत दूरदर्शी तथा कुशल शासक थे। उन्होंने देश की भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखते हुए रक्षा सेनाओं का संगठन किया। शक्तिशाली जल सेना की सहायता से ही वह समुद्र पार देशों में भारत का प्रभाव तथा व्यापार बढ़ाने में सफल हो सके, और इस कारण बच्चों हमारे देश को ज़्यादा ही फ़ायदा होने लगा। हमारे देश में शक्तिशाली जल सेना के अभाव के कारण यूरोप के लोग यहाँ अपना अधिकार स्थापित करने में सफल हुए। इसी के फलस्वरूप भारत को अंग्रेज़ों की प्राधीनता में रहना पड़ा। राजेंद्र चोल की शासन प्रणाली तथा समाज कल्याण के लिए किए गए कार्य आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। तो बच्चों, आपने जाना राजेंद्र चोल की विशेषता और वो कितने अच्छे एक शासक थे। तो बच्चों, इस कहानी को आप अपनी किताब के माध्यम से पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। सो थैंक्स।